हाय एवरीवन, वेलकम टू आरएस केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, है ना। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सुनिएगा, आप हेडिंग बना लीजिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सुनिएगा, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कैसे होती है, क्या होती है, समझिएगा। कई सारी गैसेस ऐसी होती हैं जो वाटर में बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाती हैं, वेरी इजीली, है ना। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो भी डिसॉल्व होता है, लेकिन बहुत स्मॉल एक्सटेंट में, बहुत स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व हो पाता है। लेकिन यही डिसॉल्व ऑक्सीजन है जो कि जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उन सबके लाइफ को सरवाइव करने के लिए हेल्प करता है। अगर ये ऑक्सीजन नहीं होता, वाटर में थोड़ा सा भी डिसॉल्व नहीं होता, तो एक्वाटिक एनिमल अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाते, है ना। ऐसे ही जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो तो वाटर में बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाता है ना। अब किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में एक हेनरी लॉ है, उसे वही बताता है, हेनरी लॉ ही बताता है कि गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कैसे होगी और क्या होगी। तो आप अगली हेडिंग बनाइए, क्या, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, है ना। ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी लिक्विड में किसी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वह उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर से सुनिएगा, किसी भी लिक्विड में किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वह उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम गैस की पार्शियल प्रेशर को बढ़ा देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाएगी, और अगर हम कम कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब ये हुआ, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid। ठीक है, मतलब ये हुआ, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, किसी भी लिक्विड में किसी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के, जो कि किसी लिक्विड के सरफेस पर मौजूद है। अगर गैस की सॉल्युबिलिटी हमको बढ़ाना है तो गैस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो गैस वाटर के सरफेस पर जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगाएगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में उतना ही ज्यादा होगी। और अगर पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर क्या था कि हेनरी के साथ ही एक और साइंटिस्ट थे, डाल्टन, जो उनके साथ ही काम करते थे। तो डाल्टन ने कहा कि अगर हम किसी गैस की सॉल्युबिलिटी को उसके मोल फ्रैक्शन के रूप में मेजर करें, उसके मोल फ्रैक्शन के रूप में मेजर करें, तो इसी हेनरी लॉ को एक दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, जो कि क्या है, और वो ये है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, is directly proportional to is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution, मतलब कि अगर हम गैस को वाटर में या फिर किसी भी सॉल्वेंट में या फिर किसी लिक्विड में डिसॉल्व किए हैं तो उसका पार्शियल प्रेशर, उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वेपर फेज में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी गैस के मोल फ्रैक्शन के जो कि लिक्विड में क्या है, डिसॉल्व है।
इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर हम पार्शियल प्रेशर को P से डिनोट करें तो जो P होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के, जिसको हम पहले ही बता चुके हैं कि काई से डिनोट करते हैं, लेकिन हम x के जैसे लिखते हैं। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई ये कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट जो भी आया उसको मैंने KH कह दिया, KH इंटू क्या x। जहां पर ये जो KH है, वेयर यहां लिख देता हूं, वेयर जो KH है वो क्या है, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, या फिर इसी को सिर्फ हेनरी कांस्टेंट कहते हैं, हेनरी लॉ कांस्टेंट या फिर क्या हेनरी कांस्टेंट। ये एक ऐसा कांस्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग से बता रहा हूं कि ये जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि वेरिएबल है। और वो कैसे? क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्या करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे करता है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। मतलब अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी? घटेगी बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होती है और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मतलब टेम्परेचर क्या है? एक फंक्शन है। जैसे जैसे टेम्परेचर बदलेगा वैसे वैसे हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू भी बदलती जाएगी। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको हेनरी लॉ समझ में आई होगी। और मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि जो किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में, वह उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर हम किसी गैस की सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के रूप में मेजर करें तो हम एक मोर प्रिसाइजली हेनरी लॉ का स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और वो क्या है? वो ये है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution, है ना। और अगर हम पार्शियल प्रेशर को P से डिनोट करें तो P is directly proportional to mole fraction that is x या फिर काई, और ये क्या आ जाएगा? एक हेनरी लॉ कांस्टेंट आ जाएगा KH, और ये क्या है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक, तो सुनिएगा, हमने हेनरी लॉ पढ़ लिया। अब हमारा आता है क्या? हेनरी लॉ का एप्लीकेशन। सुनिएगा, लिखा है क्या? पहला एप्लीकेशन, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। मतलब जो आप ड्रिंक्स पीते हैं उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व किया गया होता है। तो उसको डिसॉल्व करने के लिए, उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जब हम उस बॉटल को सील करते हैं ना, तो बहुत हाई प्रेशर पर सील करते हैं, ताकि जो CO2 है उस सोडा वाटर में या फिर सॉफ्ट ड्रिंक में क्या हो जाए? कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। तभी तो जब आप बोतल का जो सील आज तोड़ते हैं, आप खोलते हैं उसको, तो देखते हैं ना कैसे इफर्वेसेंस आता है, इसलिए आता है। ठीक है ना, क्योंकि CO2 उसमें क्या है? डिसॉल्व्ड है। ठीक, अगली बात क्या है? लिखा है टू अवॉइड बेंड्स एंड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 मतलब नाइट्रोजन गैस इन द ब्लड, द टैंक्स यूज्ड बाय द स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। मतलब जो भी गोताखोर हैं स्कूबा डाइवर्स, जब वो पानी में जाते हैं अंदर, तो उनकी पीठ पर आप देखे होंगे एक टैंक्स होता है ना, उसमें ऑक्सीजन गैस भरा जाता है। लेकिन जो ऑक्सीजन गैस है, अब होता क्या है उसमें कि जब वो अंदर जाते हैं ना, तो नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी ब्लड में ज्यादा हो जाती है, क्योंकि प्रेशर अंदर क्या होगा? जब पानी के अंदर जाएंगे तो प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा ना, जिसकी वजह से नाइट्रोजन गैस का जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में ज्यादा हो जाता है। उसके वजह से वो बहुत टॉक्सिक इफेक्ट को शो करता है और बैंड्स होते हैं। जैसे कि बैंड्स मतलब क्या होता है? यह एक तरह का डिजीज है कि अगर नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में ज्यादा हो जाएगी तो हमारे जो बोन्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे, या फिर और भी कोई डिजीज हो जाएगी जिसको हम बैंड्स कहते हैं। तो उसी टॉक्सिक इफेक्ट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी स्कूबा डाइवर्स हैं, जो अपने टैंक्स में जब भरते हैं ना, एयर जब भरा जाता है, एयर मतलब मोस्टली ऑक्सीजन, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लिया जाता है किसके? हीलियम गैस से। और हीलियम क्या है? एक इनर्ट गैस है। ये क्या करता है? इन सारे डिजीज से, जैसे कि बैंड्स है या फिर टॉक्सिक इफेक्ट है, इन सब से बचाता है ना। और अगला क्या है? देखिए लिखा है कि एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। मतलब हाई एल्टीट्यूड पर, पहाड़ियों पर जब जाते हैं हम लोग, क्लाइंबर जो पर्वतारोही हैं, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो जब वहां जाएंगे ना, तो होता क्या है कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। ग्राउंड लेवल पर ऑक्सीजन ज्यादा है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड पे क्या है? ऑक्सीजन कम है।
तो जब ऑक्सीजन कम होगा तो क्या होगा, तो ब्लड में आसानी से नहीं घुल पाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना। तो लिखा ना, दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द क्लाइंबर्स या पीपल लिविंग एट द हाई एल्टीट्यूड्स। जो लोग हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं या फिर जो भी क्लाइंबर्स हैं, उनमें उनके ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होता है, लो हो जाता है ना। अब ये हो जाता है तो क्या होता है, तो लिखा है लो ब्लड O2, मतलब ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन की जो कमी अगर हो जाएगी तो क्या करेगा, क्लाइंबर्स को वीक कर देगा, उनको वीकनेस होगी और वे क्लियरली नहीं सोच पाएंगे, दे विल बिकम अनेबल टू थिंक क्लियरली, वो बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली नहीं सोच पाएंगे, उसके उनके सोचने की क्षमता कम हो जाएगी और वो वीक हो जाएंगे। इन सिम्टम्स को हम एक शब्द में एनोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। देखो लिखा ना एनोक्सिया, है ना। इसलिए हम, ये भी क्या है, हेनरी ला का एप्लीकेशन है, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है, तो पार्शियल प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन का जो सोलबिलिटी है ब्लड में वो कम हो जाएगा, यही बात यहाँ लिखा है। तो दीज आर द मेजर 3 एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, है ना। आप इसको आसानी से नोट कर लीजिए एकदम आराम से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। हाँ, तो अब है, देखिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब किसी भी गैस की लिक्विड में सोलबिलिटी को टेम्परेचर और प्रेशर कैसे अफेक्ट करते हैं, सुनिएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि द सोलबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। इसका मतलब हुआ कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सोलबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाएगी और प्रेशर कम करेंगे तो घट जाएगी, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सोलबिलिटी लिक्विड में घट जाएगी और टेम्परेचर कम करेंगे तो बढ़ जाएगी, है ना। तो बस यही 2 मेजर फैक्टर्स थे जो कि किसी भी गैस की सोलबिलिटी को लिक्विड में अफेक्ट करते हैं, है ना। प्रेशर, तो प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो गैस की सोलबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाएगी, प्रेशर कम करेंगे तो घट जाएगी। टेम्परेचर जो होता है वो इनवर्सली अफेक्ट करता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड में गैस की सोलबिलिटी कम हो जाएगी और टेम्परेचर कम करेंगे तो बढ़ जाएगी सोलबिलिटी, है ना। तो चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, या फिर छोड़िए आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। सुनिएगा, अगला कंसेप्ट है, ये बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है 2 कौड़ी का। अगला क्या है, सुनिएगा। हाँ, अगला है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, तो सुनिएगा, वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर exerted by the vapor on the surface of the liquid is called vapor pressure। किसी भी लिक्विड के सरफेस पर वेपर के द्वारा जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसी को हम कहते हैं क्या, वेपर प्रेशर, बशर्ते कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। मतलब जितना तेजी से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतनी ही तेजी से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, तब वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा उसी को हम कहेंगे क्या, वेपर प्रेशर, है ना। मतलब ये हुआ द प्रेशर exerted by the vapor on the surface of the liquid
is called vapor pressure, is called vapor pressure, provided that वो क्या दिया, मैं यहाँ लिखता हूँ कि rate of evaporation is equal to rate of कंडेंसेशन, है ना। अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाए तब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड क्या, वेपर प्रेशर, है ना। जैसे अगर समझाने के लिए मैं कहूँ, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, जैसे ये मान लो कोई कंटेनर है, ठीक है ना, ये बंद कंटेनर, क्लोज कंटेनर है ना, और यहाँ पर क्या है, ये लिक्विड भरा है, ध्यान से देखना, है ना। ठीक है, मैंने यहां तक लिक्विड भर दिया। अब क्या होगा, मान लो मैंने इसको हीट कर दिया थोड़ा सा, तो क्या होगा, इसके वेपर बनेंगे, वेपर बनेंगे तो कहीं ऐसे होंगे वेपर्स इसके, है ना। ये क्या है, वेपर्स हैं। तो जितना तेजी से यह लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतनी ही तेजी से यह वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो, ये शर्त है। तब इस वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है ना, उसी का नाम है क्या, वेपर प्रेशर। क्या नाम है, वेपर प्रेशर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी, है ना। तो चलिए इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक, चलिए लिख लीजिए। तो अगला है, देखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। सुनिएगा, बिल्कुल आसान। दो फैक्टर है मेनली, एक है टेम्परेचर और एक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जो वेपर प्रेशर को, और मैं ऐसे लिख दूं शॉर्ट में, वेपर प्रेशर ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तुम खुद बताओ, और मैं इसको हीट करूंगा तो ये जो लिक्विड है वो जल्दी जल्दी गैस में कन्वर्ट होगा ना, माना गैस ज्यादा बनेगा ना, और अगर गैस ज्यादा बनेगा तो उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर का प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर कम करने पर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। एक और होता है फैक्टर, ये मान लो पहला फैक्टर था। दूसरा लिखता हूं, ये जो वेपर प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर केवल लिखता हूं फोर्सेस। ठीक है, यहां लिखता हूं, ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तुम मुझे बताओ कि अगर लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, मतलब लिक्विड के बीच का जो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो क्या ये जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो पाएंगे, गर्म करने पर भी जल्दी से नहीं हो पाएंगे। मतलब इनके फोर्स को तोड़ने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, और अगर आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ा देंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाए तो वेपर प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा, है ना। तो वेपर प्रेशर में बस इतनी सी बात करनी थी। अब अगला आता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है क्या, राउल्ट्स लॉ, है ना। हेनरी लॉ हमने पढ़ लिया, तो राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे। ये हेनरी लॉ और हेनरी लॉ का एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द इयर्स में सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ना। क्या पता इस बार भी आ जाए 2027 में। इसलिए हेनरी लॉ को और उसके एप्लीकेशन को एकदम एज इट इज रट लीजिएगा, आप अगर समझ गए हैं तो। ठीक, हाँ। अगला आता है क्या, राउल्ट्स लॉ। आप इसे लिखिए, मैं मिटाता हूं, फिर मैं राउल्ट्स लॉ लिखता हूं। ठीक है, तो अगला है हमारा राउल्ट्स लॉ। क्या है, राउल्ट्स लॉ। देखिएगा, राउल्ट्स लॉ को भी हम दो केस लेके पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड्स, और एक पढ़ेंगे सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा तब, है ना। तो पहला केस है क्या, फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड्स। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, केस फर्स्ट फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड्स। क्या वोलेटाइल समझते हैं, क्या वोलेटाइल का मतलब समझते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जिसका वेपर बनता हो, ऐसा लिक्विड जिसका वेपर बनता हो। तो जिसका ज्यादा वेपर बनेगा
या फिर जल्दी जल्दी वेपर बनेगा उसको हम कहेंगे कि वो मोर वोलेटाइल है, और जिसका वेपर नहीं बनेगा या फिर वेपर बहुत कम बनेगा तो उसको हम कहेंगे कि यह लेस वोलेटाइल है। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि पेट्रोल है, पेट्रोल का खुला में छोड़ेंगे तो वो वेपर बन के जल्दी जल्दी उड़ता है ना, लेकिन क्या वाटर जल्दी से उड़ता है? नहीं ना। इसका मतलब जो वाटर है वो लेस वोलेटाइल है और जो पेट्रोल है वो मोर वोलेटाइल है ना। अब सुनिएगा कि दो वोलेटाइल लिक्विड के लिए क्या होता है, राउल्ट्स का क्या होता है तो ये कहता है कि अगर दो लिक्विड को हम दो वोलेटाइल लिक्विड को आपस में मिला करके एक सोल्यूशन बनाए हैं तो उन दोनों लिक्विड्स का अलग अलग जो पार्शियल प्रेशर होगा वह उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। दो लिक्विड्स वोलेटाइल लिक्विड्स को मैंने आपस में मिला के सोल्यूशन बनाया है तो उन दोनों कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वह दोनों के अपने अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids, the partial vapor pressure is directly proportional to their mole fractions present in the solution. है ना। दो वोलेटाइल लिक्विड का अगर सॉल्यूशन होगा तो उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में वह उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 10 फॉर कंपोनेंट वन। सुनिएगा, कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 क्या है। आप मान लीजिए कि जो दो वोलेटाइल लिक्विड मिलाए हैं तो दोनों सॉल्वेंट ही हैं, दोनों का आपस में मिला दिया है तो दोनों में से कोई एक सॉल्वेंट है कोई एक सॉल्यूट है, तो जो भी ज्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो भी कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। तो उन दोनों कंपोनेंट को मैं 1 और 2 से डिनोट कर देता हूं। तो दोनों के पार्शियल प्रेशर क्या होंगे? तो एक का P1 होगा और एक का P2 होगा। दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो एक का X1 होगा और एक का X2 होगा, है ना। तो कंपोनेंट 1 का मतलब कोई भी एक लिक्विड कंपोनेंट 1 और दूसरा कोई भी एक जो भी बच गया वो, है ना। तो कंपोनेंट 1 के लिए क्या होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन के, है ना। जैसे ही मैं ये साइन हटाऊंगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो उसको मैं कहता हूं P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1, जहां पर वेयर जो P1 नॉट है इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, है ना। ये क्या है? प्योर कंपोनेंट 1, है ना। प्योर कंपोनेंट 1 का पार्शियल वेपर प्रेशर है वो क्या है? P1 नॉट है। इसको मैं कहता हूं इक्वेशन 1, ठीक है। एग्जैक्टली इन द सेम वे फॉर कंपोनेंट 2 के लिए हम क्या कह सकते हैं? फॉर कंपोनेंट 2 के लिए क्या कह सकते हैं? तो P2 इज इक्वल टू P2 नॉट X2, इक्वेशन 2, जहां पर ये P2 नॉट क्या होगा? तो प्योर कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर होगा। लिख देता हूं वेयर P2 नॉट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2, है ना। ये आ गया P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1, P2 इज इक्वल टू क्या? P2 नॉट X2। देन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये क्या होता है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर,
तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये होता है कि अगर कोई एक सोल्यूशन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस पड़ी हुई हैं, तो उस पूरे सोल्यूशन का या फिर हाँ ठीक है पूरे सोल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वह उसमें मौजूद हर एक कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। जैसे अगर मान लो कि 5 गैस है, 5 गैस को आपस में मिला करके सोल्यूशन बनाया गया है, तो उस सोल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो पांचों गैस के अपने अपने पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा, है ना। तो ये होता है क्या, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो जरा मुझे बताइए, अगर मैं इसके प्रेशर को, टोटल प्रेशर को पी टोटल कह दूं, ऐसे कह दूं, पी टी कह दूं, पी टोटल, तो ये क्या आएगा, ये P1 प्लस P2 आएगा ना बेटा, बताओ, है ना। टोटल प्रेशर क्या है, दो ही कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा इसका टोटल प्रेशर। अब P1 क्या लिखा है बेटा, तो P1 नॉट x1, और P2 क्या लिखा है, तो P2 नॉट x2। तो रखो, तो क्या आएगा, P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। यही होता है क्या हमारा रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रेशर और ये मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट के, और दोनों कंपोनेंट के प्योर कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर में, है ना। या फिर ऐसे कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर में, सॉल्यूशन के पार्शियल प्रेशर में, ठीक। अब बहुत करेंगे तो इस x1 को 1 माइनस x2 लिख दूंगा, या फिर इस x2 को 1 माइनस x1 लिख दूंगा। जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो किसी एक कंपोनेंट के टर्म में आ जाएगा, किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के टर्म में आ जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कि x1 को 1 माइनस x2 लिखता हूं, मैंने सॉल्यूट के टर्म में, तो क्या आएगा, सुनिएगा, P2 इज इक्वल टू P1 नॉट, x1 को मैं लिखूंगा क्या, 1 माइनस x2, है ना, क्योंकि x1 प्लस x2 हमेशा 1 देगा, प्लस P2 नॉट x2। अब तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 और प्लस क्या, P2 नॉट x2। अब ये x2 कॉमन है दोनों में, तो कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट, अगर मैं प्लस कॉमन ले लूं इन दोनों में, इसको पहले करके इसको बाद में, तो प्लस ये आ जाएगा P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2, है ना। मैंने कुछ नहीं किया, बस इस P1 नॉट x2 को इधर कर दिया और P2 नॉट x2 को इधर कर दिया, प्लस वाले को पहले लिखा, माइनस वाले को बाद में। तो देखो x2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, P2 माइनस P1, देखो मैंने लिखा ना P2 माइनस P1, x2 कॉमन है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सब लिखने में अगर आपको बहुत झंझट लग रहा हो तो आप इसको मत छोड़ दीजिए, डायरेक्ट ये याद रखिए। लिखना तो ये पड़ेगा लेकिन याद यही रखना है, क्योंकि हम इससे ये तुरंत बना लेंगे, है ना। x1 को x2 लिख देंगे 1 माइनस x2, और x2 को 1 माइनस x1 लिख देंगे जहां जरूरत होगी वैसे, ठीक है। तो यहां तक आप लिख सकते हैं, एकदम आसान। यही होता है हमारा क्या, राउल्ट्स लॉ, है ना। अब राउल्ट्स लॉ अगर ये आप देख लिए तो मैं इसी क्वेश्चन के आधार पर एक ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक, एकदम अच्छे समझिएगा। तो हमारा देखिए राउल्ट्स लॉ की ग्राफ है, ध्यान सुनिएगा। मैंने दोनों ग्राफ एक ही बना दिया है दोनों कंपोनेंट के लिए। आप और मैंने मान लिया पहले ही, लेट कंपोनेंट 1 इज मोर वोलेटाइल देन दैट ऑफ 2। कंपोनेंट 1 को मैंने ज्यादा वोलेटाइल मान लिया है और कंपोनेंट 2 को थोड़ा सा कम वोलेटाइल माना है। यहाँ देखिएगा, ये इस तरफ जो ग्राफ गया है वो कंपोनेंट 2 के लिए है, क्योंकि देखिए ये मोल फ्रैक्शन वाला एक्सिस है ना, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, 0 से बढ़ते 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 कहाँ तक आ रहा है, 1 तक आ रहा है। और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से अधिक नहीं हो सकती, आपको पहले से पता है। आप देखिए राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि दोनों कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो अपने अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो जैसे जैसे ये मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और यहाँ पे आ क्या, ये आ गया P2 नॉट, है ना। सिमिलरली इन द सेम केस, ये अगर कंपोनेंट 1 की बात करूं जो कि मैंने इस तरह बनाया है, तो देखो x1 बराबर 0 है मोल फ्रैक्शन, और ऐसे जा रहे हैं तो बढ़ते 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 x1 कहाँ रहा है, 1 पर। तो अगर मोल फ्रैक्शन इधर बढ़ रहा है तो इसका पार्शियल प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ते बढ़ते P1 नॉट पे आ गया, है ना। और आप इस P2 नॉट को और इस P1 नॉट को मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि जो P1 नॉट है वो थोड़ा सा ऊपर मैंने बनाया है। इसका मतलब जो कंपोनेंट 1 है वो ज्यादा वोलेटाइल है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर ज्यादा बना है ना। बात समझ में आती है सबको। जो कंपोनेंट 1 है वो मोर वोलेटाइल है, इसलिए कंपोनेंट 2 की तुलना में ये ज्यादा वेपर बना है इसका, ठीक है। और ये क्या है, इसका टोटल वेपर प्रेशर है, ठीक है। क्या है, टोटल वेपर प्रेशर है। तो आपने देखा कि ये जो x1 है इधर जा रहा है तो बढ़ रहा है, और इसका जो P1 है
बढ़ते बढ़ते P1 तक जा रहा है, इसका मतलब जो कंपोनेंट 1 है वो ज्यादा वोलेटाइल है, इसलिए कंपोनेंट 1 का वेपर क्या बना है, ज्यादा बना है। और कंपोनेंट 2 जो है लेस वोलेटाइल है, वहां पे मैंने पहले ही मान लिया है, इसलिए इसका वेपर क्या बना है, कम बना है। आप चाहें तो कंपोनेंट 2 को मोर वोलेटाइल मान सकते हैं और कंपोनेंट 1 को लेस वोलेटाइल। तो फर्क क्या होगा, ये P1 थोड़ा नीचे आ जाएगा और ये P2 थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो ये अपने मानने के ऊपर है कि आपको किसने किसको क्या माना है ना। तो सुनिएगा, आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे वाली कहानी को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आज यहीं खत्म करते हैं। टेक केयर, बाय।